आप भी इंटरव्यू में फेल हो चुके हैं, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपने दोस्त के सामने रोला जमाना चाहते हैं, या फिर 9 के बाद आई एम फाइन पर ही जाते हैं। आपको भी ये प्रॉब्लम है, से आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि हम स्टार्ट कर चुके हैं फुल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज है पहला वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये इंग्लिश स्पीकिंग सीखना ही क्यों है, क्या रीजन है। कुछ इसका फायदा भी है, बहुत सारे फायदे, गिनती गिनाते रह जाऊंगा तो यही वीडियो पता नहीं कितना लंबा हो जाएगा। बहुत फास्ट फॉरवर्ड में समझते हैं। करियर ग्रोथ, करियर ग्रोथ में पहला तो इंटरनेशनल कंपनी में अगर जॉब चाहिए तो भी आपको इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए, ठीक है। अगला एमएनसी में जॉब चाहिए तो भी इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए। फ्रीलांसिंग वर्क, तो आप जैसे कि कहीं खोज रहे होते हैं कस्टमर, किसी को सर्विस देना हो, तो मैक्सिमम फ्रीलांसिंग में सारे कस्टमर बाहर से ही होते हैं। आईटी सेक्टर में जाना हो तो भी आपको इंग्लिश स्पीकिंग आनी चाहिए। और अगला है हायर एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितने भी हायर स्टडीज करने जाएंगे मैक्सिमम कंटेंट सिर्फ इंग्लिश में ही मिलते हैं, ठीक है। और तो टॉप यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश एज अ प्राइमरी लैंग्वेज होता है, ये भी है। और रिसर्च पेपर्स, स्टडी मटेरियल सब इंग्लिश में ही होते हैं। डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, आज के जमाने में देखो वर्ल्ड पूरी तरह डिजिटल हो चुका है, तो यहाँ भी डिजिटल वर्ल्ड में जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सब के सब में इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज हुआ है। 80% कंटेंट इंग्लिश ऑन इंटरनेट, ओके। एआई कोडिंग, टेक रिलेटेड इंफॉर्मेशन और इन इंग्लिश, सिर्फ बहुत सारे फायदे हैं। इंटरव्यू की बात करें तो इंटरव्यू में भी बहुत हायर चांसेस है कि आप क्रैक कर जाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप, कम्युनिकेशन स्किल बहुत मैटर करती है एंटरप्रेन्योरशिप में, तो इंग्लिश लैंग्वेज तो आना चाहिए ही, ठीक है। ट्रैवल में, ट्रैवल में तो इंग्लिश जरूरी है ही, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रैवल करना हो या कहीं भी करना हो, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुल जाते हैं जैसे ही आप इंग्लिश सीख लेते हैं। नए करियर में पढ़ाई के अवसर भी कई सारे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला है पर्सनल ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशन देना हो, या फिर सोशल इंटरेक्शन करना हो, इन सारी चीजों में आप धीरे धीरे इम्प्रूव होते जाते हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी क्रैक करना हो जैसे कि यूपीएससी, एसएससी एंड बैंकिंग, और भी बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जहाँ पे इंग्लिश आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। तो इतने सारे फायदे हैं अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाते हैं, ठीक है। तो आज से हम शुभारंभ करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी। लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं कौन कौन से रास्ते हैं। पहला तो आप विदाउट ग्रामर सीख सकते हैं इंग्लिश। विदाउट ग्रामर कहने का मतलब कि बुक्स में जितनी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी होती हैं सिर्फ उसको मत पढ़िए, पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको बिना पढ़े भी इंग्लिश सीखा जा सकता है। तो पहला रास्ता ये बिना कोई ग्रामर के रूल फॉलो किए। और दूसरा रास्ता है विथ ग्रामर, ठीक है। पहले आप ग्रामर सीखिए, ठीक है, उसके बाद स्पीकिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, तो दूसरा रास्ता ये है, ठीक है। तो हम कौन सा अपनाएं, कुछ पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स है इसके, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद हम बेस्ट रास्ता चुनेंगे। जो विदाउट ग्रामर वाला रास्ता है, फॉर एग्जाम्पल आप हिंदी बोलते हैं या फिर आप अपना लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, वहां पे आपने उसकी कोई बुक्स नहीं पढ़ी, ठीक है, आप नेचुरली उस लैंग्वेज को सीख गए, क्योंकि आपके आसपास सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, उसी लोकल लैंग्वेज में ही बात कर रहे हैं, तो आप बार बार उनको सुन रहे हैं, बार बार उसको एनालिसिस कर रहे हैं, बार बार समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से आप धीरे 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 सबको कैच करते चले गए, और फाइनली यू हैव लर्न इंग्लिश। सो विदाउट ग्रामर, is it possible, right? Without learning, without grammar is possible, but the problem is टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा लगता है। एक छोटा सा बच्चा सिर्फ मम्मी पापा इतना सा समझने में शायद 2-3 साल लगा देता है, ठीक है। एक एक शब्द को सीखने में कम से कम महीनों लगा देता है एक छोटा सा बच्चा। ऐसे ही आप भी बिल्कुल डिफरेंट लैंग्वेज अगर आप विदाउट ग्रामर सीखना स्टार्ट कर देंगे, आप ऐसे ही इंग्लिश मूवीज देखने लग जाओ, इंग्लिश सॉन्ग सुनने लग जाओ, इंग्लिश बुक्स पढ़ने लग जाओ, कितना समझ जाओगे। शायद एक दो वर्ड सीखने में भी आपको 3-4 महीने लग जाएंगे। ये पॉसिबल है, मैं ये नहीं कह रहा कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है, बट इट्स वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस, राइट। एंड इन द केस ऑफ विदाउट ग्रामर यहाँ क्या होता है,
कि रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से ही बता दिए जाते हैं। जैसे एक दो वर्ड सीखने में हम क्या है महीनों से एनालिसिस कर रहे थे कि ये इंसान बार-बार कम, कम क्यों कह रहा हूँ? कि मॉम डैड बार-बार कम, कम क्यों कर रहे हैं? वो 1-2 महीने बाद समझ आया कि ओके कम मीन्स मूविंग फॉरवर्ड राइट? तो 2 महीने लग गए वहीं ग्रामर में क्या हो जाता है? कम का मतलब आना, रटवा देते हैं। हो गया ना? 1 मिनट का प्रोसेस। 2 महीना बच गया 1 मिनट के अंदर राइट? विदाउट ग्रामर फास्ट होता है लेकिन रटना ज़्यादा पड़ता है, राइट? तो हम कौन-सा मेथड अपनाएँगे? सबसे बेस्ट वाला मेथड अपनाएँगे। अभी बताते हैं, फिलहाल आगे बढ़ते हैं कि इसके टोटल है 2 रास्ते। सबसे पहला तो विथ ग्रामर और दूसरा विदाउट ग्रामर। विथ ग्रामर में क्या करना पड़ता है? रोट लर्निंग बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है, ठीक है? और क्या? स्टडी अननेसेसरी थिंग्स। नॉर्मली ग्रामर की बुक इतनी मोटी-मोटी सी रहती है, उसमें बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो बिल्कुल अननेसेसरी होते हैं स्पीकिंग के लिए। वो बस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काम आ जाते हैं या फिर थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में काम आ जाते हैं। इन द केस ऑफ स्पीकिंग इट्स कंप्लीटली यूज़लेस राइट? और अंडरस्टैंड बट कांट स्पीक। विथ ग्रामर वाला अगर आप रूल फॉलो करोगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश समझते हैं, बट बोल नहीं पाते। मैंने कई लोगों को देखा है जो इंग्लिश सब्जेक्ट के टीचर हैं, फिर भी इंग्लिश में बात नहीं कर पाते। हालाँकि वो सारी बुक समझ जाते हैं, सब कुछ पढ़ लेते हैं, बट कैन नॉट स्पीक राइट? तो ग्रामर में ये प्रॉब्लम भी है, ठीक है? अब हम विद ग्रामर की बात करें, विद ग्रामर में लोग कैसे सीखते हैं? सॉरी विदाउट ग्रामर में लोग कैसे सीखते हैं? एक तो रीड करके, राइट करके, स्पीक, लिसन, थिंक। मतलब कि इंग्लिश बुक्स रीड करने लग जाओ, इंग्लिश में बोलने लग बोलो इंग्लिश में, कुछ भी बोलती हो। बहुत लोग ऐसा समझा रहे हैं, हालाँकि अभी लग रहा होगा ये क्या पागलपंती है, बस बोलते रहो, हमको कुछ आता नहीं, क्या ही बोलते रहेंगे। बहुत लोग इसी रूल को ही फॉलो करते हैं, ठीक है? कि बस बोलते रहो, धीरे-धीरे वो आ ही जाएगा। धीरे-धीरे वो आ ही जाएगा। तो बस इंग्लिश की बुक्स पढ़ते रहो, इंग्लिश में बोलते रहो, इंग्लिश में लिखते रहो, अपने आइडियाज़ कुछ भी इंग्लिश में लिखते रहो, अपने थॉट्स को पेपर पे उतारते रहो इंग्लिश में, उसके बाद इंग्लिश में सुनते रहो। कान में जो कुछ भी आ रहा है, चाहे गाना, चाहे मूवीज़ कुछ भी, सब इंग्लिश में सुनते रहो, फिर इंग्लिश में सोचने का कोशिश करो, धीरे-धीरे आप इंग्लिश सीख जाओगे। लोग इस तरह से भी समझाते हैं। तो इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस रास्ते को फॉलो कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस रास्ते को फॉलो करते हैं। लेकिन इस कोर्स में आपको थोड़ा-सा इधर का मिलेगा, थोड़ा-सा इधर का मिलेगा क्योंकि मैंने बताया ना हम लोग बेस्ट वे को चुनेंगे। तो ऐसे आप अभी इतना नोटिस किए होंगे यार नेगेटिव पॉइंट तो दोनों से है। ये ये लॉन्ग टर्म है, बिना ग्रामर के लॉन्ग टर्म होता है, लेकिन विद ग्रामर शॉर्ट टर्म होता है लेकिन रटना पड़ता है। तो रोट लर्निंग को हम हटाएँगे, स्टडी अननेसेसरी थिंग जितनी भी फालतू चीज़ें हैं उनको भी हटाएँगे। हम सिर्फ यूजुअल जो यूज़फुल चीज़ें हैं बस वही पढ़ेंगे। यानी कि हम यहाँ से कौन-सा उठाएँगे? यूज़फुल चीज़ें। ग्रामर में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम में काम आते हैं, आपकी स्पीकिंग में उनका कोई ख़ास रोल नहीं है। हम ग्रामर में सिर्फ उतना ही सीखेंगे जो आपकी स्पीकिंग को इम्प्रूव करे। तो यहाँ से हम इम्पोर्टेंट चीज़ें ही लेंगे और जब ये सीख लेंगे तो डायरेक्टली हम इधर आ जाएँगे, ठीक है? तो इनडायरेक्टली हम दोनों मेथड को फॉलो करेंगे बट पूरी तरह नहीं, थोड़ा-थोड़ा। इधर से जो ज़रूरी है वो इधर का ले लेंगे, इधर से जो ज़रूरी है इधर का ले लेंगे। ऐसे होगी हमारी इंग्लिश लर्निंग जर्नी, राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के हम ग्रामर से हम क्या पढ़ेंगे? इम्पोर्टेंट ग्रामर जो इम्पोर्टेंट है और इधर से बस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस करने के लिए आप बिल्कुल मत डर जाना सर हमारे पास तो कोई है ही नहीं किसके साथ प्रैक्टिस करूँ, सब हम पे छोड़ दीजिए, ठीक है? सब सब होगा इस कोर्स में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। कैसी होने वाली है हमारी जर्नी? सबसे पहला लेवल, पहले लेवल में हम फंडामेंटल लेवल बोलते हैं पहले लेवल को। इसमें हम क्या सीखेंगे? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? वर्ड्स को देख के डर मत जाना और ये भी मत सोचना यार ये फिर ग्रामर स्टार्ट हो जाएगा, नहीं। ग्रामर हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ वही ग्रामर पढ़ेंगे जो स्पीकिंग के लिए जरूरत है, बाकी स्किप करते चले जाएंगे, ठीक है? तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ये 2 टॉपिक पढ़ेंगे। लेवल 1 में बस यही 2 टॉपिक आएंगे और इस लेवल में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा।
अब वीडियो छोड़ के भग मत जाना कि रिजल्ट नहीं मिलेगा। अरे पहले लेवल में रिजल्ट नहीं मिलेगा, दूसरे लेवल में तो मिलेगा ना। और अगर आप पहला लेवल स्किप करके डायरेक्टली दूसरे लेवल पे आ जाओगे तो समझ लो किसी भी लेवल में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि दिस इज फंडामेंटल लेवल। यू हैव टू बी स्ट्रांग इन फंडामेंटल लेवल। तो रिजल्ट भले नहीं मिलेगा, लेकिन एक सांत्वना ये भी दे देता हूँ, दिस इज सुपर फास्ट एंड इजी। बहुत फास्ट, बहुत ही जल्दी कंप्लीट होगा और बहुत ही आसान आसान होगा, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं। इसके बाद अगला लेवल आता है जिसको बोलते हैं बेसिक लेवल। बेसिक लेवल में हम क्या क्या सीखेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, वर्ड्स को देख के डरो, सब कुछ यार एकदम हलवा की तरह कवर कर देंगे, ठीक है। दांत नहीं होगा तो भी आप सड़फड़ा के एकदम आ जाएंगे, कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, उसके कितना टाइप होते हैं ये भी समझेंगे। यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। लेवल 1 में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन लेवल 2 में आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या रिजल्ट मिलेगा, हम ट्रांसलेट करने लगेंगे। नॉर्मली आप कोई सेंटेंस अगर देगा या आपको कोई सेंटेंस मिला तो आप उसको ट्रांसलेट कर लेंगे, इतना रिजल्ट लेवल 2 में ही मिल जाएगा। लेवल 3 आएगा, तो लेवल 3 में आता है एलिमेंट्री लेवल, इसको बोलते हैं। यहाँ पे हम टेंसेस सीखेंगे। टेंसेस से घबरा मत जाना, फिर से वही पूरा कथा चालू कर देंगे। इतना मजेदार अंदाज में, इतने फनी वे में सीखेंगे कि शायद आप फन में ही सब कुछ सीख जाएंगे, ठीक है। बस ना कहीं रखने जाइए, ना कहीं नोट्स बनाने जाइए, बस आप वीडियो पे देखते रहिए। आपको कुछ भी न पेन उठाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करवाना है वो भी हम पे छोड़ दीजिए, याद करना है, रट्टा मारना है सब हम पे छोड़ दीजिए, आप सिर्फ वीडियो को देखिए, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है। इतना भरोसा रखिए, इतना बेहतरीन कोर्स होने वाला है। उसके बाद पैसिव वॉइस सीखेंगे, उसके बाद कंडीशनल सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग ऐसे लेगा जैसे हलवा। लेवल 3 में ऐसे लेगा जैसे हलवा। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल में क्या होगा। लेवल 4 में इंटरमीडिएट लेवल बोलते हैं इसको। यहाँ पे हम क्या सीखेंगे, WH वर्ड्स लाइक व्हाट, व्हाई, जो क्वेश्चन पूछने वाले सेंटेंसेस होते हैं ना, ये हम यहाँ सीखेंगे। उसके बाद कॉमन वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बार बार यूज होते हैं, तो एक ही बार में मैं लिस्ट दे दूंगा, आपको एक सिखा दूंगा, ताकि जहां भी जरूरत है सीधा उसके मुंह पे मार दो, ठीक है। अगला फिलर्स। फिलर्स क्या होता है, फिलर्स जो बीच में एक्चुअली बेसिकली आई नो, जो बीच बीच में वर्ड यूज करते हैं। जब इंग्लिश स्पीकिंग में कोई फंसने लगता है तो बीच में बोल के उसको कंटिन्यू कर देता है, तो सामने वाले को लगता है कि ये तो फ्लुएंटली बोल रहा है, ये तो फंसा ही नहीं। बेसिकली और एक्चुअली जो बीच में ऐसे यूज कर देता है ना, ये सब फिलर्स होते हैं। जहां भी आप फंसे बीच में कोई वर्ड डाल दो ताकि फ्लुएंसी मेंटेन रहे, तो फिलर्स भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। अगर फंसोगे तो ही सामने वाले को लगेगा ओ भाई क्या खतरनाक इंग्लिश बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश में बात करना आप सीख जाएंगे। लेवल 1 में भले आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेवल 2 में तो आप ट्रांसलेट करने लग जाएंगे। लेवल 3 में इंग्लिश स्पीकिंग हलवा लगने लगेगा और लेवल 4 में बात करने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है लेवल 5। लेवल 5 है एडवांस लेवल, ठीक है। यहाँ से इंटरमीडिएट तक नहीं छोड़ेंगे कि आपको इंग्लिश बोलना सिखा दिया बस छोड़ दिया, नहीं। एडवांस लेवल पे भी आएंगे और यहाँ पे हम आपको वोकेबलरी भी सिखाएंगे, ठीक है। फ्रेजेस क्या होते हैं, वर्ड्स, जैसे हिंदी में लाखों करोड़ों वर्ड है, ऐसे इंग्लिश में भी बहुत सारे वर्ड है, तो बहुत सारे वर्ड हम भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, एक कदम प्रोफेशनल की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस भी करेंगे। अभी मैंने बोला था ना, आपको प्रॉब्लम आती है कि चलो एक बार सीख भी लिए तो आसपास कोई है नहीं किसके साथ प्रैक्टिस करें, सब हम पे छोड़ दीजिए, हम आपकी इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। तो लेवल 5 पे आप पहुंच जाएंगे तो प्रैक्टिस भी चालू हो जाएगी। उसके बाद लेवल 6 आता है जिसको बोलते हैं प्रो लेवल। और जो जो प्रो लेवल पे पहुंच गया ना, तो इसके लिए है एक सरप्राइज गिफ्ट, ठीक है। ये क्या है उसी समय पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। आज तक आप कुछ भी नहीं पढ़े होंगे, बस आपको इंग्लिश पढ़ना आता है। कोई भी हिंदी वर्ड को आप इंग्लिश में लिख लेते हैं, पर इंग्लिश में समझना आप कुछ भी नहीं आता। अगर आप इस लेवल पे हैं, आप सब कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। बहुत जीरो से उठाएंगे। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, काम करने वाला, ठीक है।
पहला तो काम करने वाला को सब्जेक्ट बोलते हैं, और दूसरा जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ये होता है सब्जेक्ट। जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ, किसके बारे में कहा जा रहा है, मैं अपने बारे में करूँ, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो, किसके बारे में पूछ रहा हूँ, तुम्हारे बारे में, तो यहाँ पे तुम क्या है, सब्जेक्ट। तो कोई भी सेंटेंस जिसमें जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या फिर काम करने वाला हो, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। वर्ब क्या होता है, जो काम कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट समझ गए कि कोई इंसान है जो कुछ कर रहा है, वो कौन सा काम कर रहा है, वो है वर्ब। और ऑब्जेक्ट क्या है, बस सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, उनके बीच में जो रोड़ा बनता है, जो बकरा बनता है, जिसकी वजह से काम हो रहा होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। यानी जो इस काम को, जो इस वर्ब को रिसीव करता है, ठीक है। अभी मेरे वर्ड से समझ नहीं आया होगा, यहाँ से समझ आ जाएगा, क्योंकि अभी आपको एग्जांपल दूंगे। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीजें होती हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, जो क्रिया करता है या जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये बच्चा है, ठीक है। अब हम इसको क्या बोले कि राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। तो सब्जेक्ट क्या है, जो क्रिया करता है, जो काम करता है, काम कौन कर रहा है, काम। तो राम क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। बस इतना फाइंड करना, जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट, समझिए ना एकदम। एग्जाम्पल 2 उठाते हैं। यहाँ पे जैसे मान लो हमको बोलना है कि आसमान नीला है, किसके बारे में कह रहा हूँ, आसमान के बारे में। तो आसमान क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, कोई भी घटना, कार्य, बस यही समझो, एक्शन, बस काम को ही वर्ब कहते हैं, जो काम हो रहा है बस वही वर्ब। अब ये तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है मेन वर्ब, और एक होता है स्टेट वर्ब, और एक ये, अगर समझ नहीं भी आ रहा है ना, अगर आप रख भी नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे रखने की आपको जरूरत ही नहीं, ये बस बेसिक इन्फॉर्मेशन इसलिए बता दे रहा हूँ। आप भूल भी जाएंगे ना तो भी आप ट्रांसलेट ले जाएंगे, ठीक है। चाहे तो बस एक बार इसको देख लीजिए और इग्नोर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेन वर्ब क्या होता है, जो एक्चुअल में काम हो रहा है, जैसे यहाँ पे खेलना एक्चुअल काम है, ये मेन वर्ब है। स्टेट वर्ब क्या है, जो बस अवस्था बताता है। आसमान नीला है, यहाँ पे कोई काम हो रहा है क्या, नहीं, कि आसमान कुछ कर, कोई काम नहीं हो रहा है, बस एक अवस्था बता रहा है कि हाँ आसमान नीला है, ठीक है, उसका सिचुएशन बता रहा है। तो जो यहाँ पे है, ये क्या हो गया, स्टेट वर्ब। ऐसे ही मीनिंग, जो एक्चुअल मीनिंग बताता है। फॉर एग्जाम्पल खेलना काम है लेकिन खेलता है, यहीं पे खेलेगा अगर हम कर देंगे, तो अभी भी काम तो खेलने का ही हो रहा है, लेकिन खेलेगा हो गया। खेलेगा की वजह से पूरा मीनिंग ही बदल गया, कि ये तो फ्यूचर में खेल रहा है, राइट। तो मीनिंग ही बदल गया, जो मीनिंग ही बदल देता है उसको बोलते हैं मेन वर्ब, ठीक है। तो यहाँ सब कुछ इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ से आपको इतना याद रखना है, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वर्ब मतलब जो काम किया जा रहा है या जो काम है, काम को ही वर्ब कहते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब बस इन्हीं दोनों के बीच में, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है सब छोड़, जैसे फॉर एग्जांपल राम क्रिकेट खेलता है, राम हो गया सब्जेक्ट क्योंकि वो काम करने वाला है, खेलना हो गया काम, ये हो गया वर्ब, तो बीच में कौन है, क्रिकेट, यही ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट का मीनिंग आपको नहीं भी पता रहेगी, ये भी भूल जाओ, आप बस इतना याद रखो कि सब्जेक्ट मतलब काम करने वाला, वर्ब मतलब काम, इतना याद रखो। इस पेज को पूरा इग्नोर कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरी इंग्लिश जर्नी को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुड का, शुड का एग्जाम्पल, शुड का यूज कहाँ होता है, जैसे आपको कुछ भी एडवाइस करना हो, ठीक है, या फिर जिस भी सेंटेंस के अंत में चाहिए आता हो, शुड का यूज कहाँ होता है, जैसे किसी को सलाह देना हो, कर्तव्य दिखाना, संभावना व्यक्त करना, ये बहुत थियरी में हटो, बस क्या सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, चाहिए, यही देखो, सीधा शुड को क्या कर देना, वही लगा देना है। तो कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ये देखो, इसीलिए मैं पहले सब्जेक्ट क्या होता है ये बताया, क्योंकि इसकी जरूरत है। उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या, जो एक्चुअल मीनिंग बताता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या, वही क्रिया, काम, जो एक्चुअल में काम हो रहा है वो मेन वर्ब है। उसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आते हैं कि एग्जांपल लेते हैं कि तुम्हें सच बोलना चाहिए। अब देखिए, तुम्हें सच बोलना चाहिए, इसके बारे में कहा जा रहा है, तुम्हें यानी इसके बारे में कहा जा रहा है, तो ये कौन हुआ,
सब्जेक्ट हुआ। क्या काम किया जा रहा है? बोलना। वर्ब मतलब होता है काम, तो वर्ब क्या हुआ? बोलना। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या है? चाहिए। मैं बताएंगे, चाहिए वहीं लगाना है जहाँ पे शुड, तो चाहिए होगा हेल्पिंग वर्ब, यानी यही है शुड। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक्चुअल में शुड ही है। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब का मीनिंग नहीं भी पता तो बीच बीच में मैं आपको बताते रहूंगा हेल्पिंग वर्ब क्या है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब शुड है। ठीक है, शुड का मतलब चाहिए। और बच कौन रहा है? सच। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑर्डर देखो, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो पहले सब्जेक्ट क्या हो गया? यू। उसके बाद लिखना हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? चाहिए। चाहिए का इंग्लिश शुड। ठीक है, समझ आया? मेन वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? बोलना। बोलना को बोलते हैं स्पीक। ठीक है। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? सच। तो सच को लिखेंगे क्या होता है? ट्रुथ। तो यू शुड स्पीक ट्रुथ सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया। अगर ये आपको याद नहीं भी रहता है, अभी के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। आपको क्या करना है? सबसे पहले जो शुरू में है इसको लिखना है, उसके बाद उल्टा चलना है। ठीक है। जो सब्जेक्ट है उसको लिखो, उसके बाद पीछे से ट्रांसलेट करते आए। तो तुम्हें क्या हो गया? यू, उसके बाद पीछे से आए चाहिए का शुड। ठीक है। बोल, फिर इधर और आए, इसका हो गया, और इधर आए बोलना का स्पीक। ठीक है। और इधर आए सच का ट्रुथ। तो भी फाइनल सेंटेंस वही बना। यानी सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद पीछे से ट्रांसलेट करते आ जाओ। तो आप ये भूल भी गए तो बस क्या करो, सब्जेक्ट लिखो, पीछे से ट्रांसलेट करते आ जाओ, सेंटेंस रेडी। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक शुड का एग्जाम्पल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे है तुम्हें, तुम्हें का होता है यू। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है चाहिए। चाहिए का यहाँ पे है शुड। उसके बाद आता है मेन वर्ब। मेन वर्ब है बोलना। बोलना का हो गया स्पीक। ठीक है। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सच। और सच का ट्रुथ। तो यू शुड स्पीक ट्रुथ। ये हो गया सेंटेंस।